हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रबंधन के बारे में, जो आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें पहले प्रबंधन का अर्थ। तो प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, देखिए इसमें तो प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति होती है, और वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य कराता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला होती है। ठीक है, और जो व्यक्ति कार्य कराता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा, हमारे चाहे सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो, तो प्रबंधन की आवश्यकता हर जगह होती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम दूसरा अर्थ भी इसका समझ सकते हैं। तो दूसरा अर्थ इसका यह होता है कि प्रबंध से तात्पर्य है कि मानव एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना और उन्हें नियंत्रित, निर्देशित एवं समन्वित करना है। ठीक है, तो ये इसका प्रबंधन का अर्थ होता है। अब इसके बाद देखिए, कुछ विद्वानों के द्वारा प्रबंधन की परिभाषाएं दी गई है। तो इसमें पहले विद्वान का नाम आता है जेडी मिलेट के शब्दों में। तो इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपकरण है, और प्रशासकीय संगठन सरकार की कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक औपचारिक संरचना होती है। ठीक है, और प्रबंध के अर्थ व्यक्तियों के समूह तथा प्रक्रिया से है, और जिसके द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन को अनुप्रमाणित किया जाता है। तो ये जेडी मिलेट ने कहा है प्रबंध के बारे में। अब इसके बाद देखिए, अगले विद्वान का नाम आता है हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ये लोक प्रशासन के काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रबंध का तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। ये इन्होंने कहा है प्रबंध के बारे में हेनरी फ्योल ने। इसके बाद फिर अगले विद्वान आते हैं किम्बॉल एवं किम्बॉल के शब्दों में। तो इन्होंने कहा है कि व्यापक रूप में प्रबंध का आशय उस कला से है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है किम्बॉल एवं किम्बॉल ने। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है जेम्स एंड लुंडी के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित करना, समन्वित करना, प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य होता है। इसके बाद फिर अगले आते हैं इसमें पीटर ड्रकर के अनुसार। तो पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध ही प्रत्येक व्यापार का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं और कभी उत्पादक नहीं बन पाते हैं। तो ये इन्होंने कहा है पीटर ड्रकर ने प्रबंध के बारे में, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का अर्थ क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगले विद्वान का नाम है थियो हैमन। तो थियो हैमन ने प्रबंध को 3 अर्थों एवं प्रबंध प्रक्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। तो देखिए, इसमें इन्होंने प्रथम दृष्टिकोण बताया है। तो प्रथम दृष्टिकोण के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि प्रबंध का अभिप्राय सामान्यतः प्रबंध अधिकारियों से होता है, जिसके अंतर्गत किसी संबंधित इकाई में कार्य करने वाले लोगों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये इन्होंने पहला दृष्टिकोण बताया है। इनका दूसरा दृष्टिकोण यह है कि प्रबंध का अभिप्राय एक ऐसे विज्ञान से है जिसमें व्यावसायिक नियोजन, संगठन संचालन, समन्वय, प्रेरणा, नियंत्रण आदि से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। इसके बाद फिर तीसरा आता है इसमें कि तृतीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो देखिए, इसमें तीसरा क्या है, तो प्रबंध का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाता है। तो ये इन्होंने थियो हैमन ने बताया है। तो आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थियो हैमन के अनुसार प्रबंध के अर्थ बताइए, तो ये आपको लिखना होगा।
ठीक है। इसके बाद आगे देखिए प्रशासन और प्रबंध में अंतर। तो प्रशासन और प्रबंध में अंतर क्या होता है ये देखिए इसमें। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि प्रशासन का सरोकार नीति निर्धारण से होता है, जबकि जो प्रबंध होता है इसका सरोकार नीति क्रियान्वयन से होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्रशासन व्यवस्था को यह दिशा देता है, ठीक है। तो प्रशासन क्या करता है, यह व्यवस्था को दिशा देता है, और प्रबंधन क्या करता है, तो प्रबंध व्यवस्था को गति देता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला अंतर है इनमें कि प्रशासन संगठन के शीर्ष पर निर्देशन का कार्य करता है और प्रबंध मध्य से निम्न स्तरों पर नेतृत्व व मार्गदर्शन करता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रशासन संगठन का निर्धारण करता है और प्रबंध प्रशासन से संबंधित संगठन का उपयोग करता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि प्रशासन सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसकी शैली नौकरशाही होती है। इसके बाद फिर प्रबंध मुख्यतः निजी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें नौकरशाही जैसी शैली का अभाव होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि इसमें प्रशासन व्यापक अवधारणा होती है और प्रबंध प्रशासन के अधीनस्थ होता है, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासन और प्रबंधन में अंतर लिखिए। तो प्रशासन और प्रबंध में ये अंतर आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आता है प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध या प्रबंधन शब्द आज कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जो इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। प्रबंध के अध्ययन का विकास प्रबंधकों के अनुभव एवं आचरण तथा सिद्धांतों के संबंध समूह पर आधारित होता है। अब इसमें देखिए जो प्रबंध होता है, तो प्रबंध की प्रकृति कौन कौन सी है। तो पहली प्रकृति इसकी देखिए कि प्रबंध एक कला के रूप में, मतलब प्रबंध क्या है, तो प्रबंध एक कला है। तो देखिए ये कला क्यों है, तो अध्ययन व अनुभव से प्राप्त ज्ञान या चातुर्य उपयोग से कार्यों को करना ही कला होती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को ठीक ढंग से करता है या कितने अच्छे तरीके से उस काम को कर सकता है, वही उसकी कला होती है। इसके बाद फिर प्रबंध कार्य में प्रबंध की ज्ञान, अध्ययन, अनुभव और चातुर्य का उपयोग किया जाता है और इसके व्यावहारिक उपयोग से संस्था के उद्देश्यों को अधिकांश सफलता के साथ किया जा सकता है। प्रबंध की ज्ञान का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जा सकता है, किंतु प्रबंध में सफलता तथा असफलता प्रत्येक व्यक्ति के चातुर्य, ज्ञान एवं अनुभव से प्राप्त होती है। इसके बाद फिर कुछ कला के मूल तत्व होते हैं। तो ये कौन कौन से कला के मूल तत्व होते हैं, तो पहला आता है इसमें व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। दूसरा होता है सैद्धांतिक ज्ञान का होना। तीसरा होता है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। चौथा होता है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो प्रबंध इस आधार पर एक कला होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्रबंध की विषय वस्तु मनुष्य है। अब प्रबंध की विषय वस्तु मनुष्य है, तो देखिए इसमें कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के कार्य मौलिक रूप से मानवीय क्रियाओं से संबंधित होते हैं। मतलब प्रबंध किसके बीच में किया जाएगा, मनुष्यों के बीच में। इसलिए प्रबंध की विषय वस्तु क्या है, मनुष्य है। और प्रबंध के द्वारा ही मानव क्रियाओं नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित किया जाता है। चूंकि प्रबंध की विषय वस्तु मनुष्य है और प्रबंध के सिद्धांत मूल रूप से व्यवहारिक सिद्धांत हैं और मनुष्य के स्वभाव के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह संस्था सामाजिक हो या धार्मिक हो या फिर राजनीतिक हो या व्यावसायिक रूप से संपन्न की जाती है, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत समान रूप से किसी मंदिर, किसी विश्राम संघ या किसी भी स्थानीय संस्था ये आदि पर लागू होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में।
तो प्रबंध कला और विज्ञान यह दोनों ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें कला और विज्ञान किस आधार पर है। तो कला का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना होता है, और इसमें कुशलता का उपयोग अंतर्निहित होता है, और इस प्रकार प्रबंध एक कला भी होता है। तो प्रबंध के अंतर्गत देखते हैं, तो हम जो भी प्रबंधक होता है तो हम उसको देखते हैं कि वह व्यक्तियों से या जो अपने अधीनस्थ होते हैं उनसे कार्य करवाता है। तो कार्य करवाना भी क्या है, कला ही तो है। उसमें वैसा कौशल है जो वह अपने अधीनस्थों से कार्य करवाता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो अगला देखिए कि विज्ञान है प्रबंध, तो जो सिद्धांतों पर आधारित होता है वह विज्ञान कहलाता है। तो व्यावसायिक प्रबंध भी निश्चित सिद्धांतों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार होता है, और इस तरह प्रबंध विज्ञान और कला दोनों ही होता है। तो प्रबंध हम देखते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं, समान रूप से सर्वमान्य हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा होती है। तो सामान्यतः कुछ व्यक्ति जन्म से ही इतने अधिक योग्य, कुशल, अनुभवी एवं दूरदर्शी होते हैं कि वे दूसरों पर कुशलतापूर्वक नेतृत्व एवं संगठन करने की क्षमता रखते हैं, और ये ही गुण इसमें जन्मजात होते हैं। इसलिए प्रबंध की एक जन्मजात प्रतिभा भी इसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रबंध जन्मजात भी होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रबंध एक पैसा है, पैसा, ठीक है, जिससे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है। तो प्रबंध एक पैसा है, तो देखिए इसमें कि पैसे की विशेषता होती है कि इसके लिए एक प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि आवश्यक है। प्रबंध एक विशिष्ट विज्ञान है और उसकी एक तकनीक है, उसका एक तंत्र होता है, और इस विशिष्ट विज्ञान की जानकारी और गहन अध्ययन के बिना कोई भी व्यक्ति प्रबंधक नहीं बन सकता। ठीक है, अतः आज का प्रबंध निश्चित रूप से एक पैसा ही है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मैनेजमेंट का कार्य सीखते हैं, मैनेजमेंट में कोर्स करते हैं, और फिर उनको उससे आय प्राप्त होती है। तो इस आधार पर मैनेजमेंट या प्रबंध भी अब एक पैसा हो गया है। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तो प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, और इसके अपने नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं जो समय समय पर विकसित हुए हैं। इसके बाद फिर जैसे अन्य विषयों में देखते हैं हम, तो अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं यह गणित से प्रेरित होता है, और अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंध की अपनी शब्दावली होती है और इसकी अवधारणाएं होती है, इसके शब्दकोश भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर प्रबंध का विद्वान प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की पहचान करने में ये सफल रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर था, या फिर FW टेलर, जिसको फ्रेडरिक विंसलो टेलर भी कहते हैं, ये इनका पूरा नाम होता है। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका वैज्ञानिक प्रबंध अधिक प्रसिद्ध हुआ था पूरे विश्व में। तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक इसी को कहा जाता है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर को। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ सिद्धांत विकसित किए थे प्रबंध के, जो आज हम देखते हैं कि वर्तमान में जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उन कंपनियों में इनके सिद्धांतों को लागू किया गया है। तो इसलिए प्रबंध भी एक क्या है, विज्ञान है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें प्रबंध के कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। तो देखिए इसमें कि अपने महत्व के कारण प्रबंध आज समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, और आज प्रबंध के कुछ सामाजिक दायित्व भी उत्पन्न हो गए हैं, और प्रबंधक इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। और यह कहा जाने लगा है कि प्रबंध केवल नियोक्ता का प्रतिनिधि नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि भी होता है। इसके बाद फिर प्रबंध के ग्राहकों, कर्मचारियों, पूर्तिकर्ताओं, नियोक्ता, सरकार तथा समाज के प्रति अनेक उत्तरदायित्व भी होते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि प्रबंध मानवीय तथा भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करता है। तो जो कुशल प्रबंधक होता है वह मानव, मशीन तथा अन्य साधनों को समन्वित कर एक प्रभावपूर्ण उपक्रम को जन्म देता है तथा उसके उत्पादन में भी वृद्धि करता है। ठीक है,
तो ये आपको सब ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखिए प्रबंध की विशेषताएं। अब प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता देखिए कि प्रबंध सर्वमान्य या सार्वभौमिक है। मतलब जो प्रबंध होता है यह सभी जगह एक समान होता है, वह चाहे भारत हो चाहे विश्व का कोई सा भी देश हो। मैनेजमेंट या प्रबंध एक समान होता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रबंध की आवश्यकता सभी प्रकार के संगठनों में होती है, चाहे वे व्यावसायिक संगठन हो या सामाजिक अथवा राजनीतिक हो, छोटे या बड़े हो। ठीक है, प्रबंध की आवश्यकता सभी को होती है, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, अस्पताल हो या कोई बड़ा संगठन हो। बड़े संगठनों की बात करें तो हमारे भारत में जैसे प्राइवेट संगठन है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, महिंद्रा है, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो इनको भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा तो संगठन कार्य नहीं कर पाएगा और फिर धीरे 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 जो संगठन होता है या जो कंपनी होती है उसको हानि होने लगेगी। ठीक है, तो यह एक सार्वभौमिक क्रिया है या क्रिया होती है जो कि सभी संगठनों में समान रूप से पाई जाती है। इसके बाद फिर अगला है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्रबंध उद्देश्यपूर्ण कैसे होता है, तो देखिए इसमें कि प्रत्येक संगठन की स्थापना कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। उदाहरण, एक व्यवसायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ को अर्जित करना होता है एवं उत्तम स्तर की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना होता है। संगठन का प्रबंध सदैव संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित होता है और प्रबंध की सफलता इन उद्देश्यों की प्राप्ति से आकी जा सकती है। इसके बाद फिर अगला आता है प्रबंध बहुआयामी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कि प्रबंध के लिए संगठन में बहुत प्रकार के क्षेत्रों का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य, मशीनों, इसके बाद फिर माल के अतिरिक्त उत्पादन, फिर वितरण, लेखा एवं कई अन्य कार्यों का समावेश इसमें होता है या कई अन्य कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए हम यह पाते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीक अध्ययन के बहुत से क्षेत्रों जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, ठीक है, इसके बाद समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, गणित एवं संस्कृति आदि से लिए गए होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। तो प्रबंध का प्रमुख अंग है कि समूह में कार्य कर रहे लोगों से व्यवहार। ठीक है, तो जो प्रबंधक होता है उस प्रबंधक का व्यवहार अपने अधीनस्थ जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनसे सभी से अच्छे व्यवहार होते हैं। ठीक है, और इसमें यह सम्मिलित है कि कार्य पर लगे लोगों का विकास एवं अभिप्रेरण, समय समय पर उनको कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको मोटिवेट करे प्रबंधक, एवं एक सामाजिक इकाई के रूप में उनकी संतुष्टि का भी ध्यान रखेगा। इसके बाद फिर प्रबंधक के सभी कार्य मुख्यतः मानवीय संबंधों से जुड़े होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रबंधक एक सतत प्रक्रिया है। तो देखिए इसमें कि प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जब तक संगठन रहता है प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके बाद फिर प्रबंध का या प्रबंध के बिना संगठन का कोई कार्य होता ही नहीं। इसके बाद फिर उत्पादन, बिक्री, फिर संग्रहण इत्यादि क्रियाएं सभी के लिए प्रबंध आवश्यक होता है। जब तक ये प्रक्रियाएं चलती है प्रबंध की आवश्यकता भी बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है प्रबंध एक परस्पर जोड़ने वाली प्रक्रिया है। फिर इसमें देखिए कि सभी कार्य, क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं परस्पर मिश्रित हैं और प्रबंध का कार्य है कि उन्हें एकत्रित कर समन्वय द्वारा इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति करना। मनुष्यों, मशीनों एवं समूह के रूप में व्यक्तिगत प्रयासों के समन्वय के अभाव में संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसा मनुष्यों की पूर्ति करें तो मनुष्यों की पूर्ति करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इसके बाद फिर जैसे मशीनें, कौन सी मशीन लाना है, इसके बाद में कौन सी मशीन खराब हो चुकी है, तो ये सारे सब प्रबंधन के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैनेजमेंट अगर किसी भी संगठन का सही होगा तो वह संगठन जल्दी से जल्दी
ग्रो करेगा, मतलब विकास करेगा। और जिस संगठन में मैनेजमेंट गड़बड़ होगा या मैनेजमेंट सही नहीं होगा, वह संगठन हमेशा हानि में रहता है या हमेशा उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि प्रबंधन या प्रबंध अमूर्त होता है, मतलब यह दिखाई नहीं देता। तो जो भी प्रबंध होता है या मैनेजमेंट किया जाता है, तो क्या मैनेजमेंट हमें दिखता है? क्या नहीं दिखता। तो प्रबंध दिखता नहीं है, ये अमूर्त होता है। तो देखिए इसमें कि प्रबंध न तो वह स्थान है जहां बोर्ड की मीटिंग दिखाई जा रही है, और न ही वह स्थान जहां प्रधान आचार्य को अपने कार्यालय में बैठे हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रबंध तो एक शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन उसकी उपस्थिति को केवल नियमों, उत्पाद कार्यों के वातावरण आदि से सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें प्रबंध परिस्थिति पर आधारित होता है। तो प्रबंध में सफलता परिस्थिति पर निर्भर होती है, अतः परिस्थिति के अनुसार सफलता के स्तर बदलते रहते हैं, और प्रबंध का कोई एक निश्चित या सर्वोत्तम तरीका नहीं होता। प्रबंध की तकनीक एवं उसके सिद्धांत सापेक्ष होते हैं, ठीक है, और सभी परिस्थितियों में यह समान रूप से सही नहीं भी होता है। ठीक है, इसीलिए फिर हम देखते हैं कि जो रूजवेल्ट होते हैं, तो रूजवेल्ट एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि अच्छे प्रबंध के बिना सरकार बालू के ऊपर बने मकान के समान होती है। ये इन्होंने कहा है रूजवेल्ट ने। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो हमने अभी आपको पढ़ाया है इसमें से आपसे 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला देखिए फ्रेंड इसमें प्रबंध का महत्व। तो प्रबंध का महत्व क्या होता है? तो देखिए इसमें कि आज हम वर्तमान में देखते हैं कि प्रबंध का बहुत अधिक महत्व हो गया है। सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो, हर संगठन में प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए हर कंपनी या फिर जो सरकारी संगठन होता है सभी में एक एक मैनेजर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए जो प्रबंध है इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अच्छे प्रबंध के अभाव में निर्धारित लक्ष्य उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अगर किसी भी संगठन का अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद समाज को आर्थिक लाभ भी ठीक ढंग से नहीं पहुंचाया जा सकता अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो, और अगर मैनेजमेंट सही होगा, प्रबंध सही होगा तो जनता को आर्थिक लाभ भी ज़्यादा होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। यह उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क एवं प्राण होता है, जिसके बिना उद्योग का संचालन संभव नहीं है, तथा प्रबंध संगठन की क्रियात्मक शक्ति होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें कि इसमें या इसके महत्व को कुछ 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 3 वर्ग कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला वर्ग देखिए इसमें कि व्यवसायिक संस्थाओं के लिए महत्व होता है, दूसरा समाज के लिए महत्व होता है, तीसरा राष्ट्र के लिए महत्व होता है। तो 3 महत्व इसके होते हैं प्रबंध का। तो पहला देखिए इसमें व्यवसायिक संस्थाओं के लिए महत्व। अब व्यवसायिक संस्थाओं के लिए महत्व में कौन कौन से महत्व इसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। तो जो भी संसाधन होता है उसका अनुकूल उपयोग करना, ठीक है, सही स्थान पर या सही चीज के लिए सही साधन का उपयोग करना है। दूसरा होता है महत्व इसका कि जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, तो जो भी व्यावसायिक समस्या होती है उसका समाधान करना भी इसका कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला आता है प्रभावकारी संगठन और संरचना का निर्माण करना। इसके बाद फिर अगला महत्व इसका होता है कि जो नई तकनीक होती है तो नवीन तकनीकों तथा प्रचलित विधियों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसका महत्व होता है कि उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। ठीक है, तो जो प्रबंधक होता है यह उद्देश्य प्राप्तियों के लिए लगातार कार्यरत होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि संस्था की सफलता तथा लक्ष्यों की प्राप्ति करना। जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, उसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो संस्थान का लक्ष्य है या ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि मानवीय संसाधनों का विकास करना। ठीक है, मानवीय संसाधन मतलब व्यक्तियों का विकास करना।
इसके बाद फिर अगला आता है संस्था की ख्याति को बढ़ाना, मतलब जो भी व्यक्ति मैनेजर के रूप में कार्य करता है, प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, तो उसका कार्य यही होगा कि जो भी संस्थान है, जिस संगठन में वह कार्य कर रहा है, उसका विकास करना है और उसकी प्रसिद्धि या उसकी ख्याति को बढ़ाना है। तो प्रबंधक का महत्व या प्रबंधक का महत्व यह है कि जो संस्था होती है उसका महत्व बढ़ाना है या उसकी ख्याति को बढ़ाना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि इस गलाकाट प्रतियोगिता का सफलता से सामना करना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है नवीन परिवर्तनों को उपक्रमों में लागू करना। तो जो भी नए नए परिवर्तन होते रहते हैं उनको कंपनी में या जो भी फैक्ट्री है या फिर कोई भी उपक्रम है, ठीक है, उसमें इन नए परिवर्तनों को लागू करना होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि श्रम समस्याओं का समाधान करना, यह भी उसका का महत्व होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय की आधुनिक पद्धतियों का विकास करना। इसके बाद फिर अगला आता है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना करना। इसके बाद फिर अगला आता है महत्व इसका कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है इसमें औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाना और सामाजिक जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, तो ये सब महत्व होते हैं इसके, जो आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला महत्व आता है समाज के लिए महत्व। अब समाज के लिए महत्व किस प्रकार का होगा इसका, तो देखिए, तो पहला महत्व यह है कि इससे रोजगार की प्राप्ति होती है तथा इससे जीवन स्तर में सुधार आता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला महत्व इसका कि सामाजिक उत्थान में योगदान देना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला महत्व आता है कि वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित करना। फिर इसके बाद में अगला महत्व होता है इसका कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके समाज के लिए महत्व होते हैं, किसके, प्रबंध के, जो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रबंध होता है तो प्रबंध का समाज के पक्ष में महत्व क्या होगा या समाज के लिए महत्व कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको पॉइंट उसमें लिखने होंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है राष्ट्र के लिए महत्व प्रबंध का। तो प्रबंध का राष्ट्र के लिए महत्व कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें पहला महत्व होता है कि भौतिक संसाधनों का सदुपयोग करना, ये पहला इसका महत्व होता है। तो जितने भौतिक संसाधन हैं उनका ठीक ढंग से उपयोग करना। दूसरा होता है कि पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का निर्माण कैसे हो, आय कैसे प्राप्त हो, इसके लिए प्रोत्साहित करना। अगला फिर आता है इसमें संतुलित आर्थिक विकास में सहयोग देना, ये इसका महत्व होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि देश की समृद्धि में सहायक होता है ये। ठीक है, देश को आगे बढ़ाने में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना प्रबंध के कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं होगा और न ही कोई संगठन सफल हो सकता है और न ही किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। मानव संसाधन मतलब जो भी उसमें कर्मचारी वर्ग होता है, जो भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनसे ठीक ढंग से कार्य करवाना। ठीक है, उनका उचित उपयोग करना। इसके बाद फिर अगला आता है राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को सफल बनाना है। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं तय की जाती हैं उन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना, ये इसका भी कार्य होता है या इसका महत्व होता है। इसके बाद फिर अगला आता है गरीबी उन्मूलन में सहयोग देना। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए। तो अगर हमारी सरकार ठीक ढंग से कार्य करेगी, ठीक ढंग से कार्य करने का मतलब कि अगर मैनेजमेंट ठीक होगा इन योजनाओं को लागू करने का और इन योजनाओं को लाभार्थी को लाभ देने का अगर प्रबंधन सही होगा तो हमारे भारत में गरीबी जैसे समस्या को समाप्त किया जा सकता है। तो गरीबी के उन्मूलन में भी इसका योगदान होता है या इसका सहयोग रहता है प्रबंध का। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये हमने आपको बताए इसके महत्व, किसके महत्व, प्रबंध के। तो जो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब देखिए फ्रेंड इसका निष्कर्ष, तो इसका निष्कर्ष यह है
कि प्रबंध की अवधारणा एक शाश्वत चलने वाली, प्रगतिशील तथा बहुआयामी अवधारणा है जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, संगठनात्मक विकास और उसे परिस्थितियों के अनुरूप ढालना तथा अधिकतम मानव कल्याण के लिए प्रयासरत रहना। इसके बाद फिर आज के आधुनिक कल्याणकारी युग में प्रबंध अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। प्रबंध के बिना किसी भी संगठन का विकास संभव नहीं है। प्रबंध के अभाव में कोई भी संगठन लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर प्रबंधन नहीं होगा तो संगठन को हानि होगी। ठीक है, इसलिए आज के युग में, कल्याणकारी युग में, प्रबंध एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है और यह विकास का पर्याप्त और संगठन की सफलता का संकेत बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आपको यह निष्कर्ष लिखना होगा, परंतु ध्यान रहे निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। जितना उत्तर है या जो आपके उत्तर की शब्द सीमा है तो उसका आपको 1/3 या 1/3 आपको लिखना है। और निष्कर्ष आपको सिर्फ 11 नंबर के क्वेश्चन में ही लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, 5 नंबर में आपको निष्कर्ष नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।